जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2023 जीएस एंड जीके के लिए प्रैक्टिस सेट 3। 2 प्रैक्टिस सेट हमने पहले करा दिए हैं, अब ये आज प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग ताकि दिखे अच्छे से। 1 सेकंड। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बोला गया इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन से वायसराय जुड़ा था। तो ये जुड़ा था लॉर्ड रिपन। क्या जुड़ा था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि 1883 में, कब किया था? 1883 में एक बिल पेश किया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज यूरोपियों के मुकदमे, तो यूरोप वालों के मुकदमे क्या देख सकते हैं, जिससे यूरोप समुदाय तथा अंग्रेज व्यापारी और प्रशासनिक कर्मचारी अत्यधिक आक्रोशित हो गए थे। इस विवाद के कारण रिपन ने क्या किया? 1884 में त्यागपत्र क्या दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को स्वायत्त विद्रोह कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि स्वायत्त विद्रोह किसके कारण किया गया था, तो इल्बर्ट बिल के द्वारा। इल्बर्ट बिल में मेन क्या था कि भैया यूरोपियों का केस भारतीय जज देख सकते थे। ठीक, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? तो ये था महाबोधि मंदिर समूह। क्या था? महाबोधि मंदिर समूह। ये कहाँ पर है? बोधगया बिहार में अवस्थित। कहाँ है? बोधगया बिहार में है। ठीक है, बोधगया कहाँ है? बोधगया बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष भी है। यहीं पे क्या? बोधि वृक्ष भी है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक है, तो यही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तैमूर। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वो किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में भारत पर तैमूर ने किया था। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्या है देखिए, इसके बारे में कहा है कि तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह था। तुगलक वंश था। किस पे था? तुगलक। मेन था कि तुगलक वंश था। और शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने एशिया के बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। भारत पर उसके हमले का उद्देश्य बड़ी धनराशि प्राप्त करना था, मतलब धन लूटना था। मेन क्या था उसका उद्देश्य? धन लूटना था। अपनी आत्मकथा में तैमूर ने भारत पर हमले को इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से जोड़ा। भारत से जाते हुए उसने खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्या? खिज्र खां। और खिज्र खां किस वंश का था? खिज्र खां था सैयद वंश का। तो क्वेश्चन आता है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े गए कौन था? चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ था कि हल्दी घाटी था? तो भैया कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध था। मुगल बादशाह अकबर से लड़े थे। किससे लड़े थे? मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन हेनशाह एक यात्री था। तो सबको पता है कि हेनशाह क्या था? अंग्रेजी चीनी यात्री। कौन सा आता था? चीनी यात्री था। और एक किसके दरबार में आया था? हा से हेनसेंग, हा सा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? कन्नौज का। कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, तो हेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी CU की। कौन सी पुस्तक लिखी? CU की पुस्तक लिखी है इसने। ठीक है, नाम की CU की पुस्तक लिखी है। और ये 630 से 645 के बीच में भारत आया रहा है। 630 में आया था, 645 तक रुका है ईस्वी तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना डेटा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी, एक तो ग्रांड ओल्ड मैन होता है वो तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, लेकिन ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? तो ये जान लीजिए अरोड़ा आसिफ अली को। किसको कहा गया है? अरोड़ा आसिफ अली को। और अगर बोला जाए ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा गया है तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। तो देखिए अरोड़ा आसिफ अली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, इसे वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोले टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना था। इन्हें किसके लिए जाना है? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चर्बी लगे कारतूस, से तो बच्चों को याद होगा। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो भैया थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। और ये कहाँ के किस छावनी के थे? तो ये भी याद रखना 34B बंगाल नेटिव। क्या थे? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, और क्यों हुआ था? क्योंकि चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने से मना करने का उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इसके फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 34B बंगाल नेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक, ना ही अमीर हमें बचाने वाला है। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह प्रसिद्ध कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये कहा किसके द्वारा कहा था? किसानों के पक्ष में कहा गया था। ठीक है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था वंदे मातरम आनंद मठ में, जो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र पानी से नमक बनाया था? तो ये सबको पता होगा, दांडी। कहाँ किया था? दांडी में। ठीक है, कौन सा आंदोलन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 से कब किया था? 6 अप्रैल 1930। कुल 24 दिन चला था। कितने दिन चला था? 24 दिन पैदल यात्रा गांधी जी ने की थी। और कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। कितने के साथ? 78 अनुयायियों के साथ थे। ठीक है, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बोला गया है भारत में समुद्री तट सबसे लंबी समुद्री तट कहाँ है? फिर से पढ़ते हैं। भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। तो ये वाला ऑप्शन आपका है मरीना। कौन सा? मरीना। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं मरीना के बारे में। देखिए, तो मरीना जो है आपका, ये क्या है? मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा व विश्व का लंबे समुद्री तटों में से एक है। यह तट है कहाँ? यह है तमिलनाडु में के चेन्नई शहर में बना समुद्र का प्राकृतिक किनारा है। ठीक है, यह लगभग 6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर फैला? 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ है? तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। ये क्वेश्चन देखिए आगे, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम है? मानसरोवर झील से आपका ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, गंगा भी सतलज भी निकलती है। तो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ये चीन के तिब्बत में है। कहाँ है? चीन के तिब्बत में है। तो देखिए, जान लीजिए इसके बारे में। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ। यह मानसरोवर झील के निकट चियोमिगोंडुंग ग्लेशियर से निकलती है।
इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक ही आसान सा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे से कम लेती, 24 घंटे से कम लेती है। तो ये दोनों ऐसे गलत हो गए क्योंकि वो ज़्यादा था। 23 घंटे 52 नहीं, ये नहीं, इतना कम भी नहीं। तो आपका बचा एक ऑप्शन, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए सूरज का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 प्लस 1/4 डेज, मतलब कहने का मतलब है 365 दिन और प्लस 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे लेती है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर। अब देखो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत देखिए आपको पता होगा ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध। ये ऊपर कौन सा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है। ऐसे काटोगे तो पूर्वी है, ये कौन सा है पूर्वी है, ये कौन सा है पश्चिमी है। तो हम कहाँ पे हैं? हम उत्तर पश्चिम में हैं। कहाँ पे हैं डियर? उत्तर पश्चिम में हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन है? उत्तरी पूर्वी, सॉरी हाँ पूर्वी में, सॉरी गलत बना दिया। अरे देखो ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है ना। तो देखिएगा ये है धरती, हम यहाँ हैं, हम कहाँ हैं? यहाँ पे कहीं हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। तो हम यहाँ आते हैं इस वाले में, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पाएंगे? उत्तरी और पूर्वी में। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से कम मिलता है। तो 15 नंबर देखिए, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, सब महासागर हैं, लाल सागर है। ठीक है, तो लाल सागर अन्य सारे शब्दों से अलग है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, रीजनिंग का भी है लेकिन ये जीएस में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है अगला क्वेश्चन, 1 सेकेंड डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक जीडी और नाम मात्र जीडीपी में क्या अंतर होता है? तो आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। यही पहले ऑप्शन है इसका सही है। सरकार कर क्यों लागू करती है? सरकार आखिर कर क्यों लेती है? तो सरकार कर क्यों लेती है, इसका रीजन है अमीरों में धन के संचय की जांच करने के लिए नहीं, राज्य कार्य प्रणाली चलाने के लिए, मतलब देश को चलाने के लिए। रोड बनती तो कहाँ से आएगा? इस चीज़ तो आएगा। तो राज्य कार्य प्रणाली के लिए क्या करती है? कार्य प्रणाली चलाने के लिए सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर देखिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या क्वेश्चन है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो देखिए, सेबी पंजीकृत दलाल नहीं, आरबीआई नहीं, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री ही क्या कहलाती है? ओपन मार्केट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? तो ये है भैया, मजदूरों का समान अवसर मिले, बिल्कुल सही। किसानों का कल्याण, बिल्कुल सही। भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी। अब अगला इसमें है कि MSY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महिला समृद्धि योजना। क्या होता है? महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दर्शन के अंदर समाजवाद के अंदर आते हैं। इनको गवर्नमेंट चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो ना लागू करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 22। कौन सा अगला? 22 नंबर देखिए। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। तब संसदीय प्रारूप कब प्रारंभ हुआ ये आपको बताना है। संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन में। कहाँ प्रारंभ हुआ? ब्रिटेन से। प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी, अस्थायी नहीं पूछा है, क्या पूछा? स्थायी सदस्य पूछा है। तो स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए, फजल अली आयोग का रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? फजल अली आयोग बनाया गया था कि जो स्टेट को बांटना था वो भाषाई आधार पे कैसे बांटा जाए। तो 1953 में इसका गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1956 में दी थी।
ध्यान रखिएगा 1953 में इसका गठन किया गया था और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। और जब क्या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर, 1 सेकेंड। दिया गया संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय भारत में केवल 8 अनुसूचियां थी, 4 और जोड़ी गई हैं, ठीक है, 4 और जोड़ी गई हैं, ठीक है, 8 थी। नवी कब जोड़ी गई है? नवी आपकी जो नवी अनुसूची है डियर, ये 1985 में जोड़ी गई है, नहीं 1951 में, सॉरी 1951 में जोड़ी गई है। नवी अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन कौन था? प्रथम, फर्स्ट अमेंडमेंट में। और जो तुम्हारी 10वीं जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई है 1985 में, 1985 में 52, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन। और जो तुम्हारी 11वीं जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई है 73वें। कब जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है। और जो आपकी 12वीं जोड़ी गई है, ये 74 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है। पहली 1951, नवी 1951, फिर 1985, फिर 92, फिर 93। पहला 52, 73, 74। देखिए पहला 52 याद कर लीजिए और 73, 74 याद कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है, कि नवी कब जोड़ी गई? 51 में। 10वीं कब जोड़ी गई? 85 में, फिर 91 में, फिर 92 में। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। पहला संशोधन था, फिर 52वां था, फिर 73वां था, फिर 74वां था। ये ऐसे याद कर सकते हो, 51, 52, 73, 74, ठीक है, मतलब 1, 52 और 73, 74। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाह्य खाद्य पदार्थ का अपघटन करके उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? तो आपको ये बताना नहीं है। तो देखिए बेड़ फफूंदी बिल्कुल है, ईस्ट बिल्कुल है, मशरूम बिल्कुल है, क्या? अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। दूसरे पेड़ों का यूज करके अपना खाना बना लेता है, ठीक है, जो खाना बनाते हैं उन्हीं को खा लेता है, ऐसा कह सकते हो। 27 नंबर देखिएगा डियर, लिखा है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। तो भैया ये एंजाइम आपका पेप्सिन है। कौन एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम ऐसा करता है, ठीक है। और आगे देखिए, जो हमारे पेट में होते हैं वो पेप्सिन एंजाइम क्या प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल दिया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। निम्नलिखित में खष्टकोणी क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। देखिए NaCl तो नहीं है, नमक है, जानते हो NaCl क्या? नमक है। तो कौन है इसमें? ZnO। कौन है? ZnO है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, ये तो मैथ का आ गया, ठीक, मैथ हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो बढ़ते हैं। मैथ के क्वेश्चन कहाँ तक हैं? मैथ क्वेश्चन 35 तक है। 36 फिर देखिए, 36 क्या कह रहा है? निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा निर्जीवों को जड़ कहते हैं। तो सजीव को क्या कहेंगे? जड़हीन या प्राणी या चेतन क्या कहेंगे? तो अगर सजीव को हम जड़ कहते हैं, निर्जीव क्या कहेंगे? चेतन। क्या कहेंगे? सॉरी, निर्जीव को जड़ कहेंगे तो सजीव को क्या कहेंगे? चेतन कहते हैं, ठीक है। हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो, हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। खर शब्द का पर्यायवाची, खर शब्द का पर्यायवाची होता है गधा। क्या होता है? गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर, महर्षि शब्द में कौन से शब्द है? महा प्लस ऋषि, क्या होगा? महा प्लस ऋषि, तो आ आएगा और प्लस री आएगा, ठीक है, आएगा प्लस ऋण आएगा, तो कौन सा है? ये तो पता चल गया कि क्या है? स्वर संधि है। इन स्वर संधि में कौन सी है? तो स्वर संधि में आपकी गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। पहले दीर्घ स्वर संधि होती है, फिर गुण होती है, फिर वृद्धि होती है। देखिए ऐसे समझते हैं संधि। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 3 बॉक्स बना रहा हूँ। कितने बॉक्स बना रहा हूँ?
3 बॉक्स बना रहा हूँ। पहले बॉक्स में आपका रहता है छोटा प्लस बड़ा, दूसरे बॉक्स में रहता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण। इसमें रहता है ए, आए, ओ, आओ। अगर पहला मतलब ये इसको पहला बॉक्स, इसको दूसरा बॉक्स और इसको तीसरा बॉक्स मान लेते हैं। अगर पहला पहला हो या दूसरा दूसरा हो तो वो होता है कौन सा संधि? वो होती है भैया दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अगर पहला और दूसरा हो जाए तो होता है गुण। क्या होता है? गुण संधि होती है। और पहला और तीसरा हो जाए, पहला और तीसरा हो जाए तो होती है वृद्धि। कौन सी होती है? होती है वृद्धि गुण संधि। लेकिन अगर दूसरे के साथ चाहे पहला आ जाए चाहे तीसरा आ जाए तो उसको बोलते हैं यण संधि। लेकिन अगर तीसरे के साथ पहला आ जाए दूसरा आ जाए तो उसको बोलते हैं अयाद संधि। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देखिए। अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला है? फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन से इसमें गलत है? तो देखिए ये भी सही, ये भी सही, यही गलत है। रेफरी क्या है आपका? गलत है। ठीक है, रेफरी में लिखते हैं REFERREE, ये लिखते हैं रेफरी। इसकी स्पेलिंग क्या है? गलत है। ठीक है, तो इंग्लिश क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब पैराग्राफ वगैरह है इंग्लिश के, ये रीजनिंग है, रीजनिंग भी छोड़ते हैं। आगे देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन 51 से। कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? 51 से करा रहा हूँ। ठीक है, 51 देखिए लिखा गया है, देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो था मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना, यही था। ठीक है, आगे देखिए 52 नंबर क्या है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन थे? मोदी इंडिया कॉलिंग, तो ये चंद्रमाल कुमावत ने लिखी है। देखना बुक भी एक आती है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है? तो घोषणा की है भैया गेंदा फ्रूट। क्या किया है इसको रखने के लिए? उसको कहा है एक सेकंड, हाँ इसमें आपका 53 नंबर में क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है कमलम फ्रूट बोला है कि आपका गुलाबम फ्रूट, तो एक कमल जैसा दिखता है तो कमलम फ्रूट ही बोला है। ठीक है, 53 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका आ गया किससे? जो आपका नया संसद भवन बना हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना। ठीक है, 55 नंबर देखिए। 55 नंबर आपका है, जून 2021 में निम्न में से किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेविड डियोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है? तो चंडीगढ़ से हिसार। 57 नंबर देखिए, नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया? तो वो किया गया भैया लद्दाख में। कहाँ किया गया? लद्दाख में। 58 नंबर आप देखिए, भारत के किस राज्य में प्रथम स्पेस टैंक पार्क की स्थापना की गई है? तो की गई केरल में। कहाँ की गई है? केरल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मई 2021 में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। अब देखिए FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? तो वो किया गया मुंबई सेंट्रल को। किसको किया गया? मुंबई सेंट्रल को किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? तो ब्राज़ील के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 62, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित? तो स्थित है लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन में। 63 का क्वेश्चन है, अमृत का आशय है, अमृत एक योजना, तो इसका आशय है, देखिए इसका आशय आपका अटल मिशन। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इसका दिख रहा है। ठीक है,
अगला है भाखड़ा किस राज्य का भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो पंजाब का है। ठीक है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग है, तो वो अलग वीडियो में कराऊंगा। 65 नंबर आपका डियर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया था 21 जून को। कब मनाया था? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिए, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का। कहाँ का है डियर? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। निम्न में से किसको मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला? मैक्सेस पुरस्कार किसको नहीं मिला? ईला भट्ट को मिला, जयप्रकाश नारायण को मिला, जेकिन इनको मिला, किसको नहीं मिला? विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला। किसको नहीं मिला? विश्व मोहन भट्ट को ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिएगा, इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। तो जो मैग्सेसे पुरस्कार, ये भारतीय संगीत से संबंध है। इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2002 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड का एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार 1957 में एशिया के व्यक्तियों या संस्थाओं को उनके स्वयं के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका? 68 है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बेटों वाली विधवा लिखी गई है प्रेमचंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डियर दलाई लामा से। किससे संबंधित है? दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 हो गया। 70 देखिए लास्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगट किस खेल से संबंधित हैं? तो वो कुश्ती से। किससे? अशोक विनेश फोगट कुश्ती से संबंधित है। तो डियर ये आपके क्वेश्चन हो गए 70 में मैथ के बीच में हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, आपको पता होगा 25 मैथ के डीआई में आते हैं, 5 क्वेश्चन और आते हैं, मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन ये कराए, 30 तो 70 ही क्वेश्चन बचे। 70 में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, हिंदी के आते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा तो हिंदी का पैराग्राफ मैं सॉल्व करा दूंगा। 4-5 पैराग्राफ अगर सॉल्व कर लीजिए वो बहुत हैं। इंग्लिश के भी 4-5 पैराग्राफ सॉल्व कर लीजिए। डीआई अगर आप लोग कहिएगा तो डीआई की मैं सीरीज चला रहा था, लेकिन उस पर लोगों को व्यू नहीं आ रहे, तो मैंने डीआई का सीरीज़ क्या कर दिया? बंद। डीआई भी आप मुश्किल से 50 डीआई जरूर सॉल्व करके जाइए। ठीक है, इतनी 50 डीआई जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि डीआई का वेटेज ज़्यादा है। डीआई जानते हो कितनी? 25 नंबर की डीआई आ रही केवल। ठीक है, 25 नंबर की डीआई आ रही। ठीक है, तो मैथ का वेटेज 30% ऐसे है। कितना? 30%। अगर रीजनिंग भी ले लो तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कितना? 35%। तो आप समझ लें मैथमेटिकली पोर्शन हो गया। ठीक है, तो आप लोग का प्लस हिंदी। अगर आप देखिए, अगर आप पेट में नंबर लाते हो 70 से कम तो कोई मायने नहीं रखता, कुछ मतलब ही नहीं। आप कोशिश करो कि नंबर जो पेट में है हमारे 80 आसपास रहें तो ज़्यादा बेटर है, तब तो चांस बनते हैं, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं। 70 नंबर भी लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, परसेंटाइल ही नहीं बनेगा। ठीक, जब तक आप 97-98 परसेंटाइल ना हो तब तक बेकार। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए। जो डीआई जरूर पढ़िए। ठीक है, डीआई और प्लस रीजनिंग और प्लस हिंदी का पैराग्राफ प्लस इंग्लिश का, ये नंबर हमें देखिए। जो जीएस जीके है इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक, कहाँ से आ जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, कितना लंबा, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, हम मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें हम कह सकते हैं हाँ इतना पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जीएस जीके में आप कुछ नहीं कह सकते हो कितना पढ़ना है। जितना ही पढ़ लो उतना ही कम है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।